विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना। आज के व्याख्यान में मैं आपको प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, जो बीए पार्ट तृतीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स अर्थात पश्चिमी राजनीतिक विचारक, उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र का जो पहला टॉपिक है वो है प्लेटो। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य किसे माना है, आदर्श राज्य के लिए आदर्श राज्य में कितने शासक होने चाहिए और आदर्श राज्य की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, इस पर आज का मेरा व्याख्यान आधारित रहेगा। जैसा कि विद्यार्थियों आप सबको पता है कि प्लेटो प्राचीन यूनानी दार्शनिक था, जिसने कि रिपब्लिक नामक ग्रंथ के महान ग्रंथ की रचना की थी। तो रिपब्लिक नामक ग्रंथ के बारे में ये माना जाता है कि रिपब्लिक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और प्लेटो ने अपने रिपब्लिक नामक ग्रंथ में अपने समस्त दार्शनिक जो चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्यों को माना था और आदर्श राज्य के भव्य भवन का जो निर्माण था, उसने न्याय सिद्धांत को आदर्श राज्य रूपी भव्य भवन की आधारशिला और शिक्षा योजना और साम्यवाद के सिद्धांत को आदर्श राज्य के आधार स्तंभ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य वो राज्य हैं जिसमें दार्शनिक शासक आदर्श राज्य की बागडोर संभालते हैं और जिसमें श्रेष्ठ आत्मा के या सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं। अर्थात प्लेटो के अनुसार आदर्श शासक वो है जो सर्वज्ञ है, विवेकशील है और सर्वश्रेष्ठ है और परम सत्गुणों से युक्त शासकों को प्लेटो ने आदर्श शासक माना है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की रचना की है, तो आदर्श राज्यों को प्लेटो पूर्ण रूप से आदर्श मॉडल बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है और आदर्श राज्य की रचना उसकी सुदृढ़ता, उसके सौंदर्य और उसके आदर्शवाद में कहीं न किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रखना चाहता है। इसलिए प्लेटो ने हमारे सामने आदर्श राज्य का मॉडल प्रस्तुत किया है और आदर्श राज्य की उपासना ही प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक है उसमें उसके चिंतन का एकमात्र लक्ष्य था। और प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के बारे में यह माना जाता है कि आदर्श राज्य ही सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं, लेकिन उसने खुद ये भी माना है कि मेरे विचार से पृथ्वी पर यह कहीं भी नहीं है और राजनीतिक जीवन को आदर्श बनाना, तो राज्य को आदर्श मॉडल निर्मित करने की उसकी इतनी तीव्र लालसा थी कि इसे व्यवहारिक बनाने के लिए उसने किसी भी तरह का संशोधन करने के लिए वो कतई तैयार नहीं था। तो प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है और आदर्श राज्य की आधारशिला क्या है, इस पर आज का मेरा व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के 3 निर्माणक तत्व माने हैं और प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का निर्माण 3 वर्गों से हुआ है और इन्हीं के कंधों पर पूरे आदर्श राज्य रूपी भवन का भार डला हुआ है। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। और इन्हीं तीनों वर्गों को राज्य की आत्मा के 3 गुणों शुदा, उत्साह तथा विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। इनमें से 2 वर्ग है, सैनिक और दार्शनिक शासक को प्लेटो ने राज्य का संरक्षक वर्ग माना है। इसका कारण ये कि राज्य का विवेक, मानव के विवेक राज्य के उत्साह की सहायता से राज्य के संरक्षक की जिम्मेदारी को समुचित रूप से निभा सकता है। प्लेटो का मानना था कि राज्य के इन तीनों वर्गों को अपने गुणों के अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए। इस प्रकार उसके आदर्श राज्य को एक विशेष कार्य विभाजन के सिद्धांत की व्यवहारिक क्रियान्विति भी थी। प्लेटो ने आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर मानी। चूँकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर इन तीनों वर्गों को अपना अपना कार्य करना चाहिए और दूसरे वर्ग के कार्य क्षेत्र से दूर रहना चाहिए और अपनी अपनी गतिविधियों को करते हुए अपनी प्राकृतिक क्षमता और प्रशिक्षण के आधार पर अपने कार्यों को पूरी तन्मयता और लगन से करना चाहिए और तभी व्यक्ति के सभी कार्य श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। और प्लेटो की दृष्टि में राज्य न्याय पर आधारित है, जिसमें नागरिक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों से अपने जिम्मे के कार्य संपन्न करते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के 2 आधार स्तंभ माने, शिक्षा और साम्यवाद।
विद्यार्थियों, प्लेटो के अनुसार जो न्याय का सिद्धांत है वो आदर्श राज्य की आधारशिला है। तो शिक्षा योजना और साम्यवादी व्यवस्था प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के आधारभूत स्तंभ हैं। उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया है कि रूसो ने इसे राजनीतिक विषय ग्रंथ न मानकर शिक्षा विषय का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा व्यक्ति को एक विशेष कार्य का प्रशिक्षण देकर उसे वही कार्य संपन्न करते रहने की प्रेरणा देगी। और राज्य द्वारा आदर्श राज्य में किस तरह की शिक्षा दी जाएगी? आदर्श राज्य की शिक्षा की विशेषताओं का विवेचन प्लेटो द्वारा इस रूप में किया गया है कि शिक्षा राज्य द्वारा दी जाएगी। शिक्षा स्त्री पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा होगी। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है और शिक्षा का प्रयोजन व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाना है। और शिक्षा द्वारा योग्य तथा ज्ञानी दार्शनिक शासक तैयार किए जाने चाहिए। तो ये हुआ प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ। पहला आधार स्तंभ क्या है? वेद शिक्षा। और दूसरा आधार स्तंभ क्या है? साम्यवाद। साम्यवाद को प्लेटो ने आदर्श राज्य का दूसरा आधार स्तंभ माना। तो प्लेटो का विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास कर दिया जाएगा, लेकिन केवल नैतिक विकास करने मात्र से ही आदर्श राज्य का निर्माण नहीं हो जाएगा, क्योंकि अनेक बाहरी परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिनका अनिष्टकारी प्रभाव मनुष्य के हृदय पटल पर पड़ता है। अतः साम्यवाद के द्वारा अपने आदर्श राज्य में वो उन बाह्य परिस्थितियों को जड़ मूल से नष्ट कर देना चाहता था जो मनुष्य समाज के नैतिक विकास का मार्ग क्या करती है? अवरुद्ध करती है, और अवरुद्ध करने वाली चट्टानें सिद्ध हो सकती है। इसलिए निजी संपत्ति तथा परिवार, प्लेटो को ऐसी विशाल चट्टानें दृष्टिगत हुई और इन्हीं पर प्रहार करके उसने अपने आदर्श राज्य के प्रासाद के नींव को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को आदर्श राज्य के दो वर्ग, केवल सैनिक वर्ग और शासक वर्ग तक सीमित रखा है, और उसने निजी संपत्ति और अपने पारिवारिक जीवन की आहुति राज्य के दार्शनिक शासक तथा सैनिक वर्ग को देने पर बल दिया, और उन्हें भी इसलिए देनी थी कि प्लेटो के आदर्श राज्य का सफल निर्माण उनकी कार्यकुशलता, क्षमता, स्वार्थहीनता तथा राज्य के प्रति उनकी आस्था पर ही आधारित था। तो प्लेटो के अनुसार जो संरक्षक वर्ग है, दार्शनिक वर्ग है, उसके बाद न तो कोई निजी संपत्ति होती है और न उसका अपना परिवार होता है। उनके सेवाओं के बदले राज्य उनकी आर्थिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, निवास आदि का सामूहिक रूप से प्रबंध करता है। तो हम कह सकते हैं कि आदर्श राज्य में प्लेटो राज्य की राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति का एक ही हाथों में आ जाना किसी भी प्रकार से वांछनीय उचित नहीं मानता है। और आदर्श राज्य की बागडोर प्लेटो ने दार्शनिक शासक के हाथ में सौंपी है। दार्शनिक राज्य की क्या विशेषता है? दार्शनिक शासक प्लेटो के अनुसार शिक्षित होता है, सुसंस्कृत होता है, साहसी होता है, आत्मसंयमी होता है, ज्ञानी और निर्लोभ, अतः उसके किसी प्रकार का लोभ नहीं होता, लोभ लालच नहीं होता है। इसलिए प्लेटो की धारणा है कि आदर्श राज्य में शासन कार्य परम बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में रखना चाहिए, जो कंचन और कामिनी से दूर रहते हुए शासन का संचालन करेंगे, और ये राज्य के कल्याण के साथ अपना कल्याण और राज्य का हित के साथ अपना हित जुड़ा हुआ मानते हैं। इस प्रकार प्लेटो ने सर्वज्ञता, सर्वद्रष्टा, विवेकशील और ममत्वशील दार्शनिक शासक को प्लेटो ने आदर्श राज्य की बागडोर निर्बाध रूप से सौंपना चाहा है। तो प्लेटो कहता है कि दार्शनिक शासक क्या है? एक श्रेष्ठ मल्लाह है, और श्रेष्ठ मल्लाह के नेतृत्व में आदर्श राज्य की नौका आंधी और तूफान के झंझावातों से बचते अपनी मंजिल तक अवश्य ही पहुंच जाएगी। इसलिए अब प्रश्न उपस्थित होता है कि प्लेटो ने जो दार्शनिक शासक या प्लेटो ने जो अपने आदर्श राज्य रूपी भवन का जो आधारशिला प्रस्तुत की है, उसकी आलोचकों द्वारा क्या आलोचना की गई है? तो प्लेटो के जो आदर्श राज्य की अवधारणा की आलोचना डनिंग, पापर, रसेल आदि विद्वानों द्वारा की गई है। और डनिंग कहता है कि आदर्श राज्य की अवधारणा कैसी अव्यवहारिक है, और पापर के अनुसार प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण इस प्रकार से किया है कि उसकी वेदी पर उस व्यक्ति को राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक साधन मात्र मान लिया है। तो आदर्श राज्य की आलोचना आलोचकों द्वारा किस रूप में की गई है? जैसे कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या माना गया? एक स्वप्निल संसार है, कि ऐसा संसार है जिसकी इस वास्तविक संसार में क्या है कल्पना, जिसकी वास्तविक संसार में उम्मीद नहीं की जा सकती। आदर्श राज्य कैसा? निरी कल्पना और मृग तृष्णा पर आधारित है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में व्यक्तियों की स्वतंत्रता का निषेध किया है, कि व्यक्तियों की
अगर व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाएगा तो ऐसी स्वतंत्रता व्यक्तियों की संभव नहीं है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को सर्वाधिकारवादी राज्य माना है और अपने स्वभाव से ही वो मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकता है। और प्लेटो ने उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा की है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है उसमें उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है, क्योंकि अन्य वर्गों के समान वो इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं करता और नई सामाजिक अर्थ उनको महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। और उत्पादक वर्ग की शोचनीय उपेक्षा राज्य के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली है। साथ ही दार्शनिक प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है, जिसे किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। इन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितना ही विवेकशील और वीतरागी क्यों न बना दिया जाए, अगर अनियंत्रित शक्ति इनको मिल जाएगी तो मानव स्वभाव के अनुसार इनमें दोष आ जाने स्वाभाविक है। इसी आधार पर बारकर ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशतावाद की संज्ञा दी है। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानून की उपेक्षा की गई है और कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित मानी गई है, क्योंकि इससे अगर कार्यात्मक विशेष सिद्धांत अपनाया जाएगा तो मानवीय व्यक्तित्व के केवल एक विशेष पक्ष ही विकसित हो पाता है और शेष व्यक्तित्व उसका क्या हो जाता है, प्रभावित रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद प्लेटोवादी आदर्श राज्य में मानवीय व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास की संभावना नहीं है और इसमें व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अपने आदर्श राज्य में प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य में जिस बड़ी मात्रा में समानता के दर्शन किए हैं, उस मात्रा में व्यक्ति और राज्य में समानता वास्तव में होती ही नहीं है। इसी समानता को तथ्य मानकर प्लेटो ने मानव प्रकृति के 3 तत्वों विवेक, उत्साह और क्षुधा के आधार पर राजनीतिक समुदाय का निर्माण करने वाले लोगों को बड़ी कठोरता के साथ 3 वर्गों में बांट दिया है। और अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना निम्न आधारों पर की है कि प्लेटो के आदर्श साम्यवादी योजना मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है और प्लेटो का राज्य में पूर्ण एकता का विचार राज्य के लिए विनाशकारी, क्योंकि राज्य की प्रकृति का मूल तत्व ही क्या है, विविधता है। और प्लेटो ने माना है कि माता अपने संतान को अपने से दूर रख लेगी। इस धारणा की अरस्तु ने कटु आलोचना की है और अरस्तु ने कहा है कि माता अपने संतान को अपने से अलग करने और उनके हृदय तथा अज्ञात लोगों द्वारा पालन करने पर राजी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, इससे मातृत्व की भावना की उपेक्षा होती है। और प्लेटो की एक आलोचना क्या आती है कि परिवार को समाप्त कर वह आचरणों की महादात्री और उन सहयोगी तथा सामाजिक आदतों के प्रमुख स्रोत को नष्ट कर रहा था, जो उसके राज्य के लिए मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करती है। इसलिए माना जाता है कि प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में उसकी संभावना नहीं है। इसलिए प्लेटो के आदर्श राज्य सबसे बड़ा आक्षेप ये किया जाता है कि प्लेटो के सदा स्वप्न दृष्टा था और उसने रिपब्लिक में वर्णित राज्य ऐसा स्वप्न लोक राज्य है जिसके इस पृथ्वी पर कहीं भी सत्ता नहीं है। जैसा कि स्वयं प्लेटो ने स्वीकार किया है कि साम्यवाद और दार्शनिकों के शासन पर आधारित आदर्श राज्य की क्रियान्विति सरल नहीं है। धन्यवाद।